हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का शानी क्लासेस में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आई होप सो आप लोग के कोर्स काफ़ी कवर हो रहे होंगे और हम भी अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट एनी डिले क्लास को करते हैं डिस्कस और आगे चलते हैं। हमें पढ़ना क्या है वो जानते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में आएगा, उसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। तो मैं एक जगह पढ़ा रही हूँ पेपर 2 में। पेपर 1 में आपके जो और टॉपिक्स इसमें नहीं है वो कवर कर रही हूँ, ताकि वो भी आगे आगे रफ्तार में बढ़ता रहे, ये भी बढ़ता रहे। आप ध्यान रखिएगा, जितना आप अच्छे से आंसर राइट करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि 90% आपके इन्हीं 50 नंबर के जो 3 पेपर हैं इन्हीं से कवर होंगे। बाकी तो पासिंग है, उनसे नहीं होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए कि 50 नंबर का पहले टारगेट बनाइए। जैसे नवंबर में आपको पूरा मंथली कवर करना है, तो अगर आपकी इच्छा है तो पहले छोटे वाले अगर चाहते हैं तो छोटे वाले कवर करिए, नहीं तो आप बड़े वाले से कवर करिए। चाहे जो भी हो जाए, नवंबर में कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट बना के चलिए कि नवंबर में करना ही करना है एनी हाउ। तो इसके लिए तैयार रहिए, टाइम पे आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कोई क्लास मिस नहीं होगी। हर चीज़ टाइम टू टाइम बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग क्या, हंटर आयोग बताया, फिर कोठारी आयोग की बारी है। दोनों सब्जेक्ट में आएगा, लिखने को आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, कई तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो जानते हैं कि आगे यहाँ पर कोठारी आयोग क्या है। कोठारी आयोग के बारे में पॉइंट वाइज मैंने लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कोठारी आयोग के बारे में कहता है, कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था। ये कमेटी, ये कमीशन, ये गठन भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तारीख है नहीं भूलिएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा भूल जाइएगा चलेगा, लेकिन इनकी मत भूलिएगा, क्योंकि इनसे आपके नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आता है, सो मेनी टाइम्स आता है, और हर सेमेस्टर के पेपर्स में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इनमें ऐसी बातें हो जाती हैं, इनके अगेंस्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें वहाँ पर नेगलेक्ट कर दी जाती है। तो कुछ ऐसा भी सीन देखने को वहाँ पर क्रिएट हुआ था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इसका गठन किसने किया था? दौलत सिंह कोठारी ने किया था। किसने किया था? दौलत सिंह कोठारी ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता में किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष थे। वो कौन थे? तो यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे उस टाइम पर, तो जिन्होंने इनका गठन किया था कोठारी आयोग। इसीलिए इनके नाम के ही बेस पे उसका नाम का जो है नाम रखा गया है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के बारे में कुछ और बातें कहता है। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का छठा आयोग था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का आयोग है, ध्यान रखिएगा, प्री इंडिपेंडेंस का नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के आयोग, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद के बनने वाला ये एक आयोग था। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से निपटने के लिए पहला नियुक्त आयोग भी कहलाया है, कि वो सोल्यूशन बताना, चीज़ों को हैंडल करना। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स में है। आपको भी अगर आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं कोठारी आयोग में 20 सदस्यों का एक कोर ग्रुप था। कितने मेंबर्स थे? तो ध्यान रखिएगा, 20 मेंबर्स के एक पूरे ग्रुप थे, गठन थे, लोग थे। आयोग ने 20 विदेशी सलाहकार के एक पैनल से परामर्श लिया, वहाँ से सीख ली, देखा, समझा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन से थे। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे इसमें शामिल थे। वे शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बस ये ध्यान रखना है कि जो अलग अलग सो मेनी कंट्रीज से लोगों को ग्रैप्स करके इस कमेटी में इन्वॉल्व किया गया था, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में की गई है वहाँ से लिया गया था। इनकी बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो किया गया था, बहुत सारी बातों को इनको अपनी मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया था। तो वो सारे के सारे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट थे, जो लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, या उस समय इनको इंक्लूड किया गया था। कोठारी आयोग ने 19 कार्य समूह और कार्यबल थे। इनके 19 कार्य समूह और कार्यबल हुआ करते थे। 21 महीने की अवधि में आयोग ने 9,000 लोगों का साक्षात्कार किया, मतलब साइन को उसमें लिया। जो विद्वान रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा शिक्षक रहे, वैज्ञानिक को काम कर रहे थे। ऐसे लोग की इन्वॉल्वमेंट और ऐसे लोग के सिग्नेचर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ी। देखिए, मैं इनके बारे में कहिए कि आपको बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी बातें बताऊं, तो आपको कुछ एक छोटी सी बात भी बताना चाहती हूँ। वो भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे पहला पॉइंट, पहली बात क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चंस कैसे बनेगा, हमारा टारगेट मेन है। तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कैसे क्या बनेगा, क्या क्या, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस कोठारी आयोग को हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। नहीं तो आप ये भूल जाएं या आपको ना पता रहे तो मैं बता देती हूँ, इसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो कि
ये है स्वतंत्रता के बाद। तो कहते हैं कि स्वतंत्रता जब मिल गई, स्वतंत्रता हम आज़ाद हो गए, उसके बाद ये गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं थी उनको देखा, उनको आकलन किया, उनको अपनी आंखों से देखा कि हमारे देश के लिए जो पढ़ाई का एक सिस्टम है, जो आगे का भविष्य बनाएगा, वो एकदम गर्त में जा रहा है, वो गिर रहा है, वो खराब हो रहा है। उसकी समस्याओं को निपटारा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ गई। तो ये जो इतने आयोग बन रहे थे वो एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट करने के लिए बन रहे थे। जब जहाँ पर सुधार करने में दिक्कत हो गई तो शिक्षा के लिए पुनर्गठन के संबंध में बहुत सारे सुझाव लोगों ने दिए। सुझाव को सरकार ने उसको जो है आगे ले जाने के लिए आदेश दिया, बोले कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती, सिर्फ कही जाती हैं। इसी के साथ ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र बातें चल रही थी कि हाँ अब कर देंगे, अब कर देंगे, तब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हो नहीं रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ कि भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो विश्वविद्यालय अनुदान के जो ये प्रोफेसर DS कोठारी थे, इनको वहाँ पर बनाए गए, इसलिए इनके नाम के आधार पर इसको कोठारी आयोग नाम दे दिया गया। इसमें जो मेंबर थे वो PN कृपालू एक लोग थे, वो थे, मुझे कुछ कुछ नाम याद है। BP पाल एक लोग थे, वो थे। त्रिगुण सेन एक लोग थे, वो थे। JP नायक थे, वो थे। मैक्ड्यूगल भी शामिल थे इसमें। गोपाल स्वामी एक लोग थे, वो थे। डॉक्टर झा थे एक, वो थे। ठीक है, इस तरीके से कई सारे लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। ये इनकी रही पूरी बात जो मैंने आपको बताई। तो ये कहते हैं कि आयोग के जो कार्य क्षेत्र थे वो सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इस आयोग में सभी स्तर पर क्या होगा, प्राइमरी के लिए क्या काम होगा, माध्यमिक के लिए क्या होगा, उच्च के लिए क्या होगा। तकनीकी के हिसाब से शिक्षा को देखकर सबकी संभावनाएं वहाँ पर कर ली गई और गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, प्राइमरी में ऐसा होगा नियम, सेकेंडरी में ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा। तो ये सुधार धीरे धीरे करने की व्यवस्थाएं वगैरह होने लगी। फिर जो सिस्टम बना, जो प्रणालियाँ बनी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने किया गया, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। कहीं पे जगह खराब है तो कहीं पे लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते देखते आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आयोग आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप आज़ादी के बाद वाला पढ़ रहे हैं या आज़ादी के पहले वाला पढ़ रहे हैं, उसको किसी गवर्नमेंट ने बनाया है तो कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया है ये ध्यान रखना है। किसके उसके अध्यक्ष कौन है उनका नाम याद रखना है। वो जो तारीख है, जैसे शुभ दिन, वो घड़ी क्या है उसको याद रखना है और उसको करने का उद्देश्य क्या था वो याद रखना है। जितने भी आयोग आप पढ़ोगे, चाहे प्री इंडिपेंडेंस के पढ़ो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस के पढ़ो, सिर्फ इतनी बातें उसमें से ध्यान रखनी है और आपको दो उद्देश्य उसके क्लियर रखने हैं कि क्लियर कट में कि ये जो आयोग बना था इसमें ये लोग थे, तो इस आयोग को क्यों बनाया, उसके करने का पीछे का कारण क्या था। ये इतनी बात जिस भी बच्चे को याद है, फिर वो चाहे किसी का भी आयोग का पूछ ले, वो बच्चा अपना आंसर सही लिख के आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें बातें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ो। जैसे कोठारी आयोग के कोई 2, कोई 4, कोई 5 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश प्रदान करना। जो इंडिया में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम नहीं डेवलप कर रहा है, पॉलिसीज आगे नहीं आ रही हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, उनको सही रास्ता दिखाना। दूसरा था कि भारत में शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न खोजना, एक अच्छा पैटर्न से एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को अरेंज करना, देखना, विकसित करना। जो चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से काम ठप पड़ रहा है उसको सही रास्ते पर ले आकर उसको एक स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे गेम का लेवल होता है, लेवल 1 क्रॉस लेवल 2, लेवल 2 क्रॉस लेवल 3, इस तरीके से। तीसरा है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में हर पहलू की जांच करना। हर एक छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखो, हर एक मतलब पॉइंट के लिए जो उसके लिए ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करो, उनके ऊपर काम करो। तभी अगर छोटा अगर चीज़ें शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी तो आगे वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी। उसके बाद चौथा है, हालांकि कोठारी आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिए समीक्षा के लिए की गई थी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसके दायरे से बाहर रखा गया था। वो थे कानूनी शिक्षा और चिकित्सक की शिक्षा। मतलब पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी जिससे भारत का विकास हो, भारत के बच्चे का विकास हो, तो भारत आगे धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए हर छोटी ही चीज़ को ध्यान में रखकर करता है, क्योंकि छोटे से करोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इसमें लेकिन 2 चीज़ों को नहीं डाला गया था, एक कानून की शिक्षा नहीं डाली गई थी और एक चिकित्सा की शिक्षा भी शुरुआत से इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। तो ये इनके बातें में कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। हर स्तर पर शिक्षा का प्रसार करना, उनकी क्वालिटी में चेंजेस ले आना, उनकी क्वालिटी में चेंजेस ले आना, उनको हर चीज़ की सुरक्षा देना, व्यवस्था देना। तो ये सारे काम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे थे ताकि ये चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये उद्देश्य है जो आपको ध्यान रखना होगा, लिखना होगा। बात कर लेते हैं इनकी 23 सिफारिशें थी जो इन्होंने कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए 23 महत्वपूर्ण बातें मतलब ऐसे अपने मैनिफेस्टो में लिखी कि ये चीज़ हम चाहते हैं और ऐसा तक करना चाहते हैं। पहला, शिक्षण के तरीके। जो तरीके में दिक्कत चल रही है कि अगर आपका करने का तरीका ही नहीं अच्छा है,
जैसे आपने कोई काम किया, वो काम तो कर रहे हो लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर वो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो आपके जो शिक्षण का तरीका है वही ख़राब है, तो उसको हम पहला सुधारेंगे। आपकी बुक्स नहीं अच्छी है, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें करिकुलम में वो चीज़ नहीं है जिससे डेवलपमेंट होगा, तो वो सुधारेंगे। पाठ्यक्रम आपके सही होने चाहिए, सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं उसमें एक के बाद एक क्रम में होना चाहिए ताकि बच्चा एक श्रृंखला में सीखे। नेक्स्ट है शैक्षिक संरचनाएं और मानक, हर चीज़ की एक संरचनाएं होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर वे में काम चलना चाहिए और हर चीज़ का एक मानदंड होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कितने पेपर का है या ये चीज़ें ऐसी हैं। कुछ जब किसी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है, कोई भी आ रहा है जा रहा है कुछ भी कर रहा है, तो फिर वो चीज़ उतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। छात्रों में शरीर कल्याण मतलब जो पीटी वगैरह होती थी वो भी इंक्लूड करो ताकि स्वस्थ रहें, ताकि काम भी कर सकें, क्योंकि ध्यान रखना ज़रूरी है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है महिलाओं की शिक्षा, औरतें जो पढ़ लिख नहीं रही हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, इनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनको भी शिक्षित करो। मार्गदर्शन और परामर्श देना, जो मार्गदर्शन नहीं है, लोग इधर उधर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काम नहीं है, वैसे बैठे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को सही रास्ता दिखाओ, उनको सही रास्ते पे ले आओ। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएं, जो लोग जांच करने नहीं जा रहे, गवर्नमेंट पैसा भेज दे रही है, नहीं भेज रही है, पेपर वर्क पे हो गया, पैसा अटक गया, बैंक से नहीं मिला, वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो उन सब चीज़ों की जाँच करो। जब चीज़ बनेगी, कमेटी बैठेगी, लोग जाँच करेंगे, तो डंडे पड़ेंगे, तो सारा काम लाइन पे होगा। ठीक है, उसके बाद त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र को फॉलो करवाओ, बच्चों को उस तरीके से पढ़ाओ तो समझ में आएगा। दूरस्थ शिक्षा पे काम करो, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके एरिया में स्कूल नहीं है, लोकेलिटी में स्कूल नहीं, वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दो। चयनात्मक प्रवेश करो, सिलेक्शन हो कि आप बायो ले सकते हो, आप मैथ ले सकते हो, आप साइंस ले सकते हो, ऐसे चूज़ करने की ये चीज़ें हों। व्यावसायिक शिक्षा भी हो, जिससे वो आगे चल के अगर किसी को कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर बने, पेंटर बनना है तो पेंटर बने, आर्टिस्ट बनना है आर्टिस्ट, लड़की को सिलाई कढ़ाई में जाना है तो वो खाना बनाना भी ये कर ले, लड़की को पायलट बनना है तो लड़की ये करे, टीचर बनना है लड़की को तो ये करे। तो यानी कि जो व्यवसाय के रास्ते हैं वो भी शिक्षा के रास्ते पे बताओ कि सिर्फ यही ना हो, सब कुछ उसमें हो। नेक्स्ट है नैतिक और धर्म पर भी बताओ, किस धर्म के हो, इंडिया में हो तो धार्मिक हो, नैतिकता के साथ चलो, पापूर्ण के सही रास्ते पे बताओ, क्या गलत है गलत के साथ मत दो, सही सही साथ दो, जोर से काम लो, अपने मतलब धर्म के प्रति लॉयल रहो, ये सारी चीज़ें। विश्वविद्यालय की जो रियलिटी है स्वायत्ता, उनको भी ध्यान में रख के काम करो। शिक्षक की शिक्षा को भी ध्यान रखा है कि टीचर भी एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं तो शिक्षक किस काम का। प्रौढ़ शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत हद तक नहीं है, लेकिन यह है कि एक लेवल तक होना चाहिए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्लियर रखो, उद्देश्य के साथ कार्य हो रहा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखो। 18वीं बात इनकी प्रशासनिक समस्याएं जो आती हैं उनसे भी निपटना होगा। कार्य अनुभव जो कार्य वगैरह हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ करवाए जाएं ताकि आगे चल के कोई ख़राब रिजल्ट देखने को ना मिले। और हायर क्लास में जो एडमिशन नहीं हो रहा है, लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करके पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहे हैं, वो नामांकन बढ़वाओ, हम वो एडमिशन करवाएंगे। मूल्यांकन की भी जाँच करेंगे, रिजल्ट देंगे कि कितना कौन सीख रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई थी, जिसके तहत ये सब काम करना बहुत ज़रूरी था और करवाया भी जा रहा था। बात समझ में आई? सिंपल है, इजी है, लिखने को आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने इतनी अच्छी सी क्लास को नहीं लाइक किया है ना, बहुत गलत किया है। फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाएं। जितना आपके सपोर्ट्स रहेंगे, आपके देखो फ्रेंड्स पेट के एग्जाम हो गए, अब एक फेस्टिवल्स है जो कि काफ़ी अच्छा फेस्टिवल्स होता है, तो वो सेलिब्रेट करना है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है हम लोग का, अब पढ़ाई करनी है। तो ये ध्यान रखिए कि जितनी आप पोटेंशियल लगा लोगे एक महीने पहले, उतना बढ़िया रहेगा। और कोर्स काफ़ी पीछे है तो फटाफट बढ़ेंगे, ध्यान रखो। आगे बात कर लेते हैं इनकी कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उनके बारे में जानना। तो पहली सिफारिश इनके बारे में है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 जो आपने पढ़ के रखा है, आयु के बच्चों को ये कंपलसरी एजुकेशन देने की सिफारिश करना कि हम सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाएंगे करेंगे। उसके बाद भाषाओं की बात कर लेते हैं, जो इनकी भाषाएं हैं। तो आयोग ने राज्य स्तर पर 3 भाषा त्रिभाषा फॉर्मूला का सूत्र अपनाने की कोशिश की थी। इसका उद्देश्य क्या है कि दक्षिण राज्यों की एक भाषा जो हिंदी भाषा राज्य को बढ़ावा देना था, वहाँ के एरिया में जहाँ नहीं वहाँ पर हिंदी को प्रमोट करो। और उनका उद्देश्य गैर हिंदी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को बढ़ा। ये 3 भाषा कौन सी है? एक हिंदी है, एक इंग्लिश है और एक लोकल भाषा जहाँ पर आप रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये भाषाओं की त्रिभाषा सूत्र की बातें कोठारी आयोग में की गई हैं। कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को बढ़ावा देने की बात की गई है कि इंग्लिश को भी इंक्लूड कर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ना आए। चौथा पॉइंट कहता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें प्रदान की है। उन्हें निष्कर्ष को संचालित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने के, मतलब टीचर भी फ्री होकर अच्छे तरीके से पढ़ाए, कोई बाउंडेशन ना रहे, कोई पैनिक ना रहे। बस ये है कि एजुकेटेड होने चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं सही पढ़ाएं।
नेक्स्ट 5वां पॉइंट है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। कोठारी आयोग लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग की जो शिक्षा नहीं, आदिवासी लोग जो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चे उनको पढ़ाई वढ़ाई नहीं दी जा रही, उन लोगों के लिए व्यवस्था करो कि वो भी भारत के नागरिक हैं, उनको भी शिक्षित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, चूंकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग माने जाते हैं, साइंस और मैथ, इसलिए आयोग ने बोला कि इनको हम हर बच्चे को कंपलसरी किया जाए कि वो साइंस और मैथ की नॉलेज को एक्वायर करें, मतलब सीखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, धन उपलब्ध कराने की बहुत सारी कोशिशें की हैं ताकि बच्चे आगे चल के एक्सपेरिमेंट करें और बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करें, लाइब्रेरीज में जाए, बहुत सारी किताबों के साथ अपनी दोस्ती बनाए, सब बहुत सारी चीज़ें करने के प्रयास में कोठारी आयोग ने बहुत कुछ किया हुआ है। चलिए बात करते हैं कोठारी आयोग की सिफारिशों का रिजल्ट क्या निकला। इतनी सारी चीज़ें जो आयोग ने की तो रिजल्ट क्या मिला। तो पहला ये है कि कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 के पैटर्न पर रखा गया। जी हाँ, पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, ये सब करते हैं। ये मैंने भी किया, ये आप भी कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी को ले आना, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित भी किया गया जा चुका था। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बताया कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसे कोठारी आयोग की सिफारिश से प्रभावित थी। कोठारी आयोग ने बात रखी ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी गाइडलाइन को सारे लोग फॉलो करें और सब एक ही पैटर्न पूरे देश में चले। तो इसलिए कोठारी आयोग बहुत फेमस भी आयोग रहा है, इसने बहुत कुछ किया है हमारे इंडिया के लिए। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में शिक्षा के क्षेत्र को राष्ट्रीय निकाय के हिसाब से केंद्रीय सिस्टम में विभाजित कर दिया गया। तो राज्य स्टेट बोर्ड अलग होता है, सेंट्रल बोर्ड अलग, सीबीएसई इसीलिए अलग होता है, यूपी बोर्ड अलग होता है। हर राज्य का अपना एक बोर्ड होता है और केंद्र का भी बोर्ड होता है, ताकि अच्छे तरीके से, अगर एक के ऊपर सारा लोड डाल दोगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो काम बढ़िया तरीके से होगा, कमेटी अलग बनेगी, रोजगार मिलेगा, लोग काम नौकरी पाएंगे, तो सबका काम अच्छे से सस्टेन हो जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। तो आज की क्लास करना चाहेंगे हम ओवर। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैंने आपको बताया कोठारी आयोग में, और इतना ही आपको जानना है। अब आप ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये आपको कैपेबल, मतलब आपको कमांड हो जाए कि हाँ मैं इस तरीके का क्वेश्चन अगर इस आयोग से बनता है तो मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास करेंगे हम ओवर। इसके जो आगे के टॉपिक है शिक्षा नीति है वो आपको बताऊंगी, फिर आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बताऊंगी। तो ये पॉलिसी अभी खत्म होगी, फिर जल्दी स्विच करके आगे बढ़ेंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जो बच्चे मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन किए वो बच्चे भी यहाँ से क्लास को अपनी कवर करें, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश और मैथ ही हो रही है, और इंग्लिश मैथ मेंबरशिप की क्लास में शुरू से पढ़ाई जा रही है। जया नाम से कोई कमेंट मुझे बहुत आ रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ जया टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया गया है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई जहाँ से आप ज्वाइन कर सकती है, और ज्वाइन अपने फ़ोन से ही करना होगा। तो जो बच्चों की मैथ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। हेल्प आपको बहुत मिलेगी। मैं लाइव पढ़ाती हूँ वहाँ पर, डेली करती हूँ एक क्लास। 3 दिन आपकी इंग्लिश होती है, 3 दिन आपकी मैथ होती है। यहाँ पर भी क्लास चल रही, वहाँ पर भी चल रही, वहाँ पर एकदम बेसिक से चल रही है, ताकि आप सॉल्व कर पाओ, देख पाओ, लगा पाओ, कर पाओ। तो जिनकी मैथ वीक है, बहुत प्रॉब्लम है मैथ में, प्रॉब्लम होने का डर, पास होने का डर है, तो वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। अपने सब्जेक्ट को करें, सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी करें। नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी करें। 50 नंबर के पेपर को जल्दी से ख़त्म करें। सीरीज़ के ऊपर सिर्फ डिपेंड ना रहे, क्योंकि सीरीज़ से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं और सीरीज़ के आंसर्स गलत भी बहुत रहते हैं। तो ध्यान रखिए, जो सुटेबल लगे उस तरीके से काम करिए, आपकी चीज़ें अच्छी से अच्छे हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।